Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will start our discussion on British expansion in India. इस चैप्टर के अंदर में से हम लोग पहले ही बंगाल और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैसूर, देन मराठास, देन पंजाब एंड इसके अलावा अफगानिस्तान और सिंध के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैसूर, हैदर अली, देन टीपू सुल्तान एंड 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स. सो स्टार्टिंग विद मैसूर एंड हैदर अली. मैसूर वॉज बीइंग रूल्ड बाय वाडियार डायनेस्टी और हैदर अली ने सेकेंड कर्नेटिक वॉर में अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स ऑलरेडी उसने डिस्प्ले की थी. एंड इन एडिशन टू दैट ही हैड ऑल्सो डिस्प्लेड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैसूर के रूलर कृष्णराज वाडियार II ने नवाब का टाइटल हैदर अली को दिया. देन जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम II एंड नवाब ऑफ अवध एंड नवाब ऑफ बंगाल दे वर डिफीटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसके बाद शाह आलम II को पेंशनर बना दिया गया था इन 1765 बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. उसके बाद 1766 में हैदर अली ने खुद को सुल्तान का टाइटल दे दिया एंड सारी पावर्स जो मैसूर की थी वो हैदर अली के हाथों में चली गई. हैदर अली लगातार मराठास, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद के निज़ाम के साथ कन्फ्लिक्ट में रहा. देन मलाबार को कुछ पार्ट्स जो थे मलाबार के इसने कैप्चर कर लिए थे एंड देन ही एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल कंटिजेंट ऑफ नेवी. देन हैदर अली को सक्सीड किया उसके सन टीपू सुल्तान ने ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब चल रहा था उसी समय हैदर अली की डेथ हुई और टीपू सुल्तान ने उसको 1782 में सक्सीड किया. टीपू सुल्तान भी एक एबल लीडर था और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था. उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को 7 मेजर डिपार्टमेंट्स में और कुछ माइनर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था. द मेजर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड रेवेन्यू, फाइनेंस, देन ट्रेजरी, मिंट, कॉमर्स, मिलिट्री एंड मरीन डिपार्टमेंट. देन ये डिपार्टमेंट में हेड होता था मीर आसिफ. तो हर डिपार्टमेंट का एक चीफ था हु वाज नोन एज मीर आसिफ. और मीर आसिफ के अंडर में कुछ और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो है उसको असिस्ट करते थे. हर डिपार्टमेंट का एक बोर्ड होता था विच कंप्राइज्ड मीर आसिफ एंड सम अदर ऑफिसर्स. और वोटिंग के थ्रू ये लोग डिसीजन मेकिंग करते थे. बट फिर भी जो फाइनल डिसीजन मेकर था हर डिसीजन के अंदर ही वाज द रूलर. देन टीपू सुल्तान ने जमींदारी सिस्टम जिसको पोलीगर बोला जाता था, तो पोलीगरों को उसने डिस्करेज किया और कोशिश की कि पीजेंट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाया जा सके. लैंड रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन का साधन था जो 1/3 से लेके हाफ ऑफ द प्रोड्यूस तक हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द लैंड फर्टिलिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज. सो आमिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में कोशिश करे और उसके लिए वो पेजेंट्स को लोन्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता था और साथ के साथ जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसको एक्सपैंड करने के लिए प्रोविजंस आमिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. देन टीपू ने अपनी आर्मी को भी सुधार लाने की कोशिश की. तो आर्मी में रिफॉर्म्स लाने के लिए उसने यूरोपियन ऑफिसर्स को भी, जिसमें मेजरली फ्रेंच जो थे, दे वर रिक्रूटेड टू ट्रेन हिज ट्रूप्स और उसको यूरोपियन पैटर्न के अंदर अपनी आर्मी को इसने रिफॉर्म करने की कोशिश की. यह माना जाता है कि जो मैसूर के रॉकेट्स थे दे वर द मोस्ट एडवांस्ड रॉकेट्स ऑफ देयर टाइम. और इन्हीं रॉकेट्स को जो है सैंपल बना के इनके ही जो इंप्रूव्ड वर्जन था दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर टेकिंग दीज रॉकेट्स ड्यूरिंग 4th एंग्लो मैसूर वॉर. देन मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं तो 45,000 इन्फेंट्री थी टीपू सुल्तान की एंड 20,000 कैवेलरी. उसके अलावा आर्टिलरी और एक स्मॉल कंटिजेंट थी नेवी की. लेकिन जब 3rd एंग्लो मैसूर वॉर हो गया तो 3rd एंग्लो मैसूर के वॉर के बाद जो ट्रीटी एंग्लोज के साथ इसकी हुई उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ टीपू सुल्तान की काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी. फॉरेन और इनलैंड ट्रेड दोनों को इसने जो है प्रमोट किया. फॉरेन ट्रेड थ्रू ओवरसीज चल रहा था फ्रॉम मलाबार कोस्ट और इनलैंड ट्रेड को भी प्रमोशन दिया. देन गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम और एलिफेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए जो स्टेट थी उसकी मोनोपोली थी. फ्रेंच के साथ अच्छे रिलेशन थे टीपू सुल्तान के. तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंच सोल्जर्स के डिमांड पे जैकोबिन क्लब का गठन किया सेरिंगपट्टनम में. तो
तो सेरिंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाया गया और टीपू सुल्तान भी इसका मेंबर बना। तो ये इवेंट कब हुई? 1797 में पट्टनम में। ट्री ऑफ लिबर्टी भी इसने प्लांट किया एट सेरिंगपट्टनम। सो देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से 69 तक लड़ा गया। सो ब्रिटिशर्स ने निजाम से नॉर्दर्न सरकार ले लिया था और उसके एक्सचेंज में 7 लाख रुपीस जो है निजाम को दिए थे और साथ के साथ मिलिट्री सपोर्ट का एश्योरेंस भी दिया था। तो नॉर्दर्न सरकार क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया तो हैदर अली जो था ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एज ब्रिटिशर्स फोर्टिफाइड आउटपोस्ट एट वेल्लोर, जिसकी वजह से एक वॉर ब्रिटिश और मैसूर के बीच में ब्रेकआउट हो गया। इट वॉज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो लगातार 1 साल तक के लिए स्ट्रगल चलता रहा, कभी कोई फोर्सेस हावी हुई और कभी दूसरी फोर्सेस हावी हुई, लेकिन अंत में हैदर अली मद्रास तक चला गया और जैसे ही वो सडनली मद्रास के गेट्स पर अपीयर हुआ, मद्रास गवर्नमेंट पैनिक हो गई और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई, जिसके बाद म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर और डिफेंसिव अलायंस किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफेंसिव अलायंस भी मैसूर और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किया गया था। ये देख लीजिए, ये टेरिटरीज थी मैसूर की। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि इसकी बाउंड्रीज किसके साथ टच हो रही है। ये देख लीजिए, ऊपर से नॉर्दर्न साइड से निजाम एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड से पेशवास की टेरिटरीज इससे टच होती थी। देन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में शुरू हुआ और 1784 में खत्म हुआ। 1771 में मराठास ने मैसूर के ऊपर इन्वेड किया। तो हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने उसमें डिफेंसिव अलायंस बनाने की बात की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स यहां पे हैदर अली की हेल्प के लिए नहीं आए। तो उसके बाद ये तो पहली इवेंट हो गई जिसकी वजह से हैदर अली जो है ब्रिटिशर्स से खुश नहीं था। देन ब्रिटिशर्स ने 1779 में माहे को कैप्चर कर लिया और माहे इंपॉर्टेंट था हैदर अली के लिए बिकॉज हैदर अली वॉज इंपोर्टिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम फ्रेंच। तो फ्रेंच उसके लिए आर्म्स और एम्यूनिशन लेके आ रहे थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने माहे जब पोर्ट कैप्चर कर लिया तो वो सप्लाई लाइन हैदर अली के लिए टूट गई। तो हैदर अली ने काउंटर अटैक करके आरकोट को कैप्चर कर लिया। तो टीपू सुल्तान ने इस वॉर के अंदर सबसे एडवांस रॉकेट्स का यूज किया एट बैटल ऑफ पोलीलूर, और यहां पे पोलीलूर के अंदर ब्रिटिशर्स को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके लगभग 3000 सोल्जर्स की डेथ हो गई। लेकिन 1781 में अगेन हैदर अली वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पोर्टोनोरो। लेकिन देन हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी अंडर कर्नल ब्रेथवेट एंड इम्प्रिजन्ड हिम। तो कर्नल ब्रेथवेट को इम्प्रिजन कर लिया हैदर अली ने। सो इतनी ज्यादा इवेंट्स इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान इसमें स्टोरी की तरह अगर ध्यान रह जाएगा तो हमें पता चलेगा कौन किस पे हावी था। देन हैदर अली की 1782 में कैंसर से डेथ हो गई। सो टीपू सुल्तान ने हैदर अली को सक्सीड किया और वॉर जारी रहा। तो मैंगलोर में एक गैरिसन का घेराव टीपू ने कर दिया। तो ये सीज करने की वजह से जो है ब्रिटिशर्स की सप्लाई लाइन टूट गई और स्टारवेशन और स्कर्वी की वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ हुई। तो क्योंकि कोई भी कंक्लूसिव यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रही थी कोई भी इनमें से पावर, तो इसकी वजह से एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई बिटवीन द ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान इन 1784। तो इस ट्रीटी में भी म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरीज का क्लॉज रखा गया। तो ये माना जाता है कि ये लास्ट ओकेजन था जब किसी इंडियन पावर ने अपनी टर्म्स के ऊपर कंपनी को जो है ट्रीटी साइन करवाई थी। देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास किया गया, जिसमें नॉन एक्सपेंशन और पीस जो है ये पॉलिसी ले डाउन की गई। देन 1790 से लेकर 1792 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। तो इसमें देख लेते हैं क्या इवेंट्स थी। त्रावणकोर, जो हम लोग इसमें मैप में देख लीजिए, त्रावणकोर इसके यहाँ पे है साउथ वेस्टर्न साइड पे मैसूर के। सो त्रावणकोर ने जयकोटाई और ट्रंगनोर डच से खरीद लिए। तो ये कहाँ थे? कोचीन स्टेट में। लेकिन टीपू मानता था कि कोचीन जो है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ टीपू। तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया 1790 में। तो त्रावणकोर वाज मोर और लेस अ प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने राजा ऑफ त्रावणकोर की साइड ली। एंड देन कॉर्नवालिस, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था उस समय, तो कॉर्नवालिस ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया अलोंग विद मराठास एंड निजाम।
तो ये 3 पावर्स एक साथ आ गई अगेंस्ट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की डिफीट हुई इसमें, और डिफीट होने के बाद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन की गई बिटवीन कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की लगभग हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश, निजाम एंड मराठास। और इसके अलावा टीपू ने वॉर इंडेमनिटी भी ब्रिटिशर्स को पे की। तो इसके बाद टीपू सुल्तान बैकफुट पे चला गया। ये देख लीजिए, ये कुछ टेरिटरीज जो है इसने सीड की थी। सो दीज टेरिटरीज वर गिवन टू द ब्रिटिशर्स, देन दिस टेरिटरी वाज गिवन टू पेशवा, और ये वाली टेरिटरीज जो है दे वेंट टू द निजाम। देन इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लड़ा गया। तो ऑलरेडी हाफ हो चुकी थी फोर्सेस जो इस ट्रीटी के अंडर में। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के थ्रू जो मिलिट्री पावर थी टीपू सुल्तान की, उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई। देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर किया गया। तो उसका रीज़न क्या था? देखिए 1799 की बात कर रहे हैं, तो इस समय धीरे धीरे जो है फ्रेंच की पावर भी यूरोप के अंदर बढ़ रहा। तो फ्रेंच को इन्होंने एक थ्रेट की तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको देखा। तो मैसूर का रिलेशन फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छा था, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि टीपू सुल्तान को मैसूर से हटा दिया जाए, या फिर टीपू सुल्तान से सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में जो है उसको एनरोल कर लिया जाए। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम होने की वजह से क्या होता कि टीपू सुल्तान के अंडर में मैसूर जो है दैट वुड हैव बिकम अ डिपेंडेंट स्टेट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लॉर्ड वेलेस्ली जब आया था तो उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसमें सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को उसने एज अ टूल यूज किया। तो ब्रिटिश, निजाम और मराठा, इन तीनों फोर्सेस ने मिलकर मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया जब टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अपनाने से मना कर दिया। तो टीपू की आर्मी जो थी दैट वाज आउट नंबर बाय अ रेशियो 4:1, तो काफी ज्यादा आउट नंबर थी। और इस बैटल के अंदर टीपू सुल्तान वाज किल्ड, एंड आफ्टर टीपू सुल्तान कृष्णराज वाडेयर III वाज मेड द सक्सेसर। तो ये कृष्णराज वाडेयर III ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को जो है ब्रिटिशर्स के उसको अपना लिया, और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अलावा ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कोर एरिया को छोड़ के बाकी जो टेरिटरीज थी उनको डिवाइड कर लिया बिटवीन ब्रिटिश, मराठास एंड निजाम। तो ये पूरी टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया गया, और इस तरह से जो मैसूर पावर थी उसका इंडियन पॉलिटिक्स से एक्लिप्स हो गया। सो इसको यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मराठास एंड देन एंग्लो मराठा वॉर्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।